नौजवानों, लास्ट क्लास में अब तक जो हमने इम्पेयरमेंट में पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सर अब तक हमने क्या पढ़ लिया था इम्पेयरमेंट में? हमने सर अब तक इम्पेयरमेंट में पढ़ा था कि सर स्कोप के ऊपर अगर इसके आए तो किस किस स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई होती है? IS 40 कॉस्ट मॉडल अगला टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह, और IS 30 हमारे पास IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स और IS 16। सर क्या इन्वेंटरी इंपेयर्ड नहीं होती? होती है। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पढ़ा हुआ है, होती है, लेकिन इसके हिसाब से नहीं होती। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ऐसा ही है सर। अब आगे आते हैं सर। आगे बढ़ते हुए हमने और क्या पढ़ा? आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है इम्पेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू क्या होती है सर? सबसे पहले देखते हैं बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। याद है एग्जांपल एमिरेट्स के जहाज की PAA के देता है मार्केट से 5% ऊपर मैं लूंगा, और अगर वो नहीं है तो फिर किस पे जाते हैं? कॉस्ट टू सेल में कौन सी कॉस्ट आती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? इजाफी। नॉर्मल हम नहीं इनकर कर रहे होते, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेंडर, लीगल कॉस्ट अदर देन रिटेनरशिप, डिसमेंटलिंग, है ना सर। फिर आगे बढ़े थे वैल्यू इन यूज। याद रखो सारे गेम जो है यहाँ पर किसके ऊपर होते हैं? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। सर जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो फ्यूचर कैश फ्लोज में हमारे पास क्या आते हैं? दो तरह के कैश फ्लोज आते हैं, यूज और डिस्पोजल। यूज कैश फ्लोज मतलब क्या? मशीन के ऊपर प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका सेल्स और उसकी कॉस्ट, है ना। डिस्पोजल जब मशीन को बेचेंगे तो कुछ पैसे स्क्रैप वैल्यू के मिलते भी हैं और कभी कभी डिसमेंटलिंग वगैरह भी देनी पड़ती है। सर कौन से कैश फ्लोज नहीं लेने? चार तरह के नहीं लेने। कौन कौन से? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, टैक्स कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग मतलब क्या है? एसेट को मैंने किस पे लिया? उधार पे लिया, लीज पर लिया। एसेट को अगर मैं उधार पे ले रहा हूं किसी से, लीज पर ले रहा हूं, तो वो वाले कैश फ्लोज मुझे। और कौन से कैश फ्लोज हैं? टैक्स के कैश फ्लोज मुझे नहीं लेने। सर टैक्स कैश फ्लोज प्रॉफिट होगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, नहीं लेने। और कौन से नहीं लेने? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो तीन में से कोई एक चीज बढ़ा दें। लाइफ, कैपेसिटी। लाइफ मतलब उम्र, इंजन चेंज कर दिया, एग्जाम्पल है ना सर। कैपेसिटी, इमूवेबल में कैपेसिटी बढ़ती है और मूवेबल में एफिशिएंसी बढ़ती है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर बना दिया, जमीन के नीचे बेसमेंट बना दी, है ना सर। और एफिशिएंसी रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, एफिशिएंसी जो है बढ़ा दी। ऐसा ही है। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह जब तुम लोगों का ये बैच खत्म हो तो तुम लोगों की एज ए स्टूडेंट एफिशिएंसी बढ़ गई हो, तुम लोगों को पता चल गया हो समझ में कि सीए कैसे निकालते हैं। सर मुश्किल, लोग कहते हैं मुश्किल है, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा नहीं है, मेरा निकल सकता है। और मैं बड़ा एक स्टूपिड बच्चा था, सही है, तो आप लोगों का तो लाजमी निकलेगा, है ना सर। आ जाएं सर, आ जाएं। आप लोग देखेंगे कभी कभी जो ना मेरे साथ एक नेचुरल एक मसला है, 213 होता है ना, तो मैं 231 लिख देता हूँ। अब इस सब के बावजूद पूरा मैंने सीए कर लिया, मैं एंड तक कंफ्यूज रहता था कि यार ये देयर में और ये जो थीव्स वगैरह इसमें ई पहले आता है आई आता है, आप समझ रहे। हालांकि मेरा अल्लाह का शुक्र है कोई भी जो इंग्लिश वाला पर्सन है रुका नहीं कभी, तो इनमें कंफ्यूज होता था, बोलता भाई यार क्या आता है, फिर उनका भाड़ में जाए कुछ समझ लेगा। अभी मेरा अभी स्पेलिंग के मार्क्स थोड़ी काटेगा मेरे, वो समझ रहे हो, उसको अगर समझ में आ जाए तो आए सर आए। अब हम एक सवाल करें, हमने एक सवाल कर लिया था मेरे ख्याल में इम्पेयरमेंट का, ऐसा ही है।
हैंड आउट किन किन के पास नहीं है? अच्छा, किस किस के पास हैंड आउट मोबाइल में भी नहीं है जो हमने ग्रुप में भेजा है? मोबाइल में सबके पास ही होना चाहिए, नहीं तो अगर जिनके पास अभी नहीं है मैं करवा देता हूँ क्लास के दौरान ही, तब तक आप जो है फोटो ले लें पड़ोसी के पास से, और अगर आपके पड़ोसी के पास भी नहीं है तो पड़ोसी बदल लें। सर आज की क्लास में हमने वैल्यू इन यूज का एक कोई सवाल किया था, नहीं किया था? कौन? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने वाला किया था ना? आज आपको वैल्यू इन यूज निकलवाएंगे। आप लोग निकाल चुके हैं बचपन में, आप लोगों ने बचपन में क्यूटी के अंदर एनपीवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का। बस वही नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वही तो बेटा ये है। आ जाए नौजवानों, टेंशन नहीं, किसी को नहीं भी पता तो हम कराएंगे। नौजवानों की जमात, पेज नंबर जो आपके पास हैंड आउट होगा उसका पेज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल का नाम है डोमिनेंट फर्टिलाइजर। मिल गया? अच्छा, जो पिछली क्लास में हमने सवाल किया था पेज नंबर 6 के ऊपर, उसके ऊपर अटेम्प्ट लिखना, उसकी अटेम्प्ट थी, हाँ पेज नंबर 7 पे जो सवाल किया था PQR वाला, उसकी अटेम्प्ट लिख लें। सितंबर 2007, कहाँ थे आप लोग उस टाइम? सितंबर 2007 में बच्चों ने सवाल सीए में दिया था, लास्ट क्लास वाला। अभी जो हम सवाल कर रहे हैं डोमिनेंट वाला, नौजवानों इसकी अटेम्प्ट लिख लें, स्प्रिंग 2013 का सवाल है ये। उस टाइम पे ये FAR 1 में नहीं FAR 2 में होता था, सही। और याद रखो सीए जो आगे बढ़ रहा है मुश्किल हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि तुम जब सीए के कुछ सवालात देखोगे तो तुम्हारा ईमान कम होता जाएगा, तुम बोलोगे यार ये जो जिन्होंने पुराना सीए किया हम लोग वगैरह, ये लोग सही निकल गए। और अगर तुम लोगों ने 90s के सवाल पढ़ लिए तो तुम बोलोगे कि भाई जो 90s वाले सवाल जो है ना, 90s के सवाल के बाद तुम्हारा उन सीए से तो ईमान ही उठ जाएगा, तो बोलोगे यार ये सही पास नहीं हुआ है, आ जाए। तो याद रखना सर, फिर कभी डिस्कस करेंगे कि सीए जितने आगे जल्दी जल्दी निकालो जाते जाओगे, आईकेप सवाल मुश्किल करता जाता है, क्योंकि आईकेप को लगता है कि पहले ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वाकई में नहीं थी। आज इतनी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर जिनको इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें हैं, तो इनको तैयारी अच्छी होकर आनी चाहिए। अब आ जाए सर, सवाल पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी, कंप्यूट इम्पेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच प्लांट। अब सर याद रखें, जब भी इम्पेयरमेंट का सवाल आएगा तुम्हारा दिमाग बोलेगा पासिंग मार्क्स अप्रोच, पार्क्स कैसे निकालने। अगर ये सवाल हमारा कितने नंबर का था, तो सर इसके अंदर जो है ना 4 नंबर लाजमी मुफ्त के, और पास होने के लिए तुम्हें 5.5 चाहिए। और 4 नंबर किस चीज़ के मैं बताता हूँ सर। 4 नंबर हैं फॉर्मेट बनाने के, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने के, और WDV पुट करने के। तो एक चीज जो थोड़ा सा वक्त लेगी हमारा, वो क्या होगा, वैल्यू इन। आए पढ़ते हैं सर। डोमिनेंट फर्टिलाइजर हैज 2 प्लांट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ impairment testing, the remaining useful life of both plants is expected to be, अंडरलाइन करेंगे, जो 3 साल वाली बात लिखी है इसको करेंगे सब बच्चे अंडरलाइन। The fair values and written down values of the plants as on 31 दिसंबर 2012 were as, डेट्स को भी अंडरलाइन करें, डेट्स आर इंपॉर्टेंट के 31 दिसंबर 2012 को ये फेयर वैल्यू थी, सही। डेट्स ये आदत डालें आईकेप के सवालों में। प्लांट्स P1 P2, WDV बोले तो कैरिंग अमाउंट दी हुई है। इंपेयरमेंट में कितनी चीजें चाहिए होती है, 3, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। WDV दी हुई है 220 160, फेयर वैल्यू 210, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट 7 4, यहां तक हम क्लियर है। फिर कह रहा है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years आर एस। सर ये किसके लिए दिए हमें, वैल्यू इन, एनुअल इनफ्लोज, एनुअल सेल्स प्रोसीड एट द डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, P1 P2 105 55 11 5 सब हमें बताया हुआ है। एंड में क्या कह रहे हैं,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10%। रेट कितना है फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 आर 0.909, 0.826 एंड 0.751। कितने लोगों को पता है सर ये 0.909 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक आदमी को मैं समझाऊंगा तुम लोगों को कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आईकेप शरारत कर सकता है फ्यूचर में तुम्हें रेट ना दे और खाली ये फैक्टर दे दे। कैसे? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n रिप्रेजेंट कर रहा है ये। वो कैसे देखेंगे सर? अभी सबने सवाल सबके पास है, बोर्ड पे देखना है, कॉपी कोई नहीं करेगा। मेरी क्लास का रूल होगा जब तक मैं ना कहूं ना बेटा कॉपी करना है तब तक कॉपी समझने पे जोर देना है। सर सबसे पहले आईकेप का सवाल, कोई भी पेपर हो भाई, कोई भी पेपर हो प्रैक्टिकल, सबसे पहले तुझे फॉर्मेट बनाना है। सही है? आज हमारा लेक्चर कौन सा है पहले ये बताओ। 3 सब बच्चे इधर देखेंगे, नौजवानों कॉपी कोई नहीं है मेरा बच्चा। सबसे पहले हमने कहा सर फॉर्मेट बनाएंगे हम। कितने प्लांट है हमारे पास? P1 और P2। देखो मार्क्स पक्के करो। हमने कहा सर WDV या कैरिंग अमाउंट कितनी है जल्दी बताओ। P1 की सवाल में गिवन है 220 और इसकी हमने कहा सर अगली चीज हमें चाहिए होती है रिकवरेबल अमाउंट, जो कि क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब मुझे बताओ P1 के केस में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर इसने मैं बता दिया ना मेरा बच्चा, फेयर वैल्यू कितनी है और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 210 माइनस 7 203। और मुझे बताएं सर इसके केस में 150 140। सर ये हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? फॉर्मेट। ये फॉर्मेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और 11 में से 4 मार्क्स यहां तक के थे। अब 7 मार्क्स किसके होंगे? वैल्यू इन यूज के। किसके? वैल्यू इन। सर यहां तक हम क्लियर है? कोई सवाल किसी का? हम आए, हमने कहा सर हम निकालेंगे वैल्यू इन यूज। अब इसके लिए हमने कहा सबसे पहले हम P1 को टारगेट करेंगे, वर्किंग 1 P1। कोई कॉपी नहीं करेगा। इस समय कैश फ्लोज बता दिए क्या है, कितने कैश फ्लोज। और हम वैल्यू इन यूज भी 2 तरीकों से यहां पे निकालेंगे, एक नॉर्मल फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक एन्युटी से। तुम लोगों ने दोनों पढ़े हैं, सब रिकॉल हो जाएगा। सही है सर? फिर सिखाऊंगा पेपर में कौन सा यूज करना है, वर्किंग कैसे करनी है। आए सर आए, 3 साल रिमेनिंग लाइफ थी, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सब बच्चे देखेंगे एनुअल कैश फ्लोज है ना सर, इससे हमें बता दिया है। मुझे बताएं P1 के केस में एनुअल इनफ्लोज कितने? पहले साल 105, दूसरे साल 105, तीसरे साल 105। मानते हो? और हमने कहा एनुअल आउटफ्लोज कितने? 11। सर मुझे बताएं नेट कैश फ्लो कितना हो गया? 90। नेट कैश फ्लोज सर इतना कैश आएगा P1 से, इतना जाएगा, आएगा जाएगा 94 का नेट कैश फ्लो। ये इसको हम कह सकता हूं कि ये यूज के कैश फ्लोज हैं। इस्तेमाल करेंगे तो इतने कैश फ्लोज आएंगे। मानते हो? अब सर डिस्पोजल कैश फ्लोज भी तो है हमारे पास। ये कह रहा है सेल्स प्रोसीड जब बेचोगे एंड में तो P1 कितने में जाएगा? सर किस ईयर में सेल्स प्रोसीड आएंगे? तीसरे साल, क्योंकि इसी में तो बेचेंगे यूज के बाद, है ना सर? 8। और सर क्या इस पे कोई डिस्पोजल कॉस्ट आएगी? यस सर। कितनी आएगी? 2 रुपए की। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? ये आउटफ्लो है ना सर?
अब हमने कहा सर टोटल कैश फ्लोस पे आ जाते हैं। 94 है ना सर, यहां तक क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? 1 प्लस आई की पावर, प्रेजेंट वैल्यूज के थ्रू हम ऐसे ही निकालते हैं, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी, है ना सर। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर कर रहा हूं अप्लाई। 1 प्लस 10% की पावर 1 लिखते नहीं है ना, 1 प्लस पावर 1 प्लस 3। अब जरा इसका बताओ कितना आ रहा है पहले वाले का? 85.4, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाने हमें। 68 है। अरे देखो कभी भी ना चिंदी चोरी नहीं करना, पॉइंट्स के पीछे परेशानी नहीं है। अच्छा आगे पढ़ो। 75 पॉइंट, टोटल कर लो भाई कितना है? $238 सर वैल्यू इन यूज कितनी आ गई इसकी? अब मुझे बताओ सर रिकवरेबल अमाउंट कितना निकलेगा? 238 सर कैरिंग अमाउंट कितना है? हमारी बुक्स में ये 220 का, ये हमें इस्तेमाल करके बेनिफिट कितने के दे सकता है? तो क्या ये इंपेयर है? इंपेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट बढ़ा हुआ हो, किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। मानते हो सर रिकवरेबल अमाउंट यहां पर ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है? नो इंपेयरमेंट, है ना सर। तभी इसने क्या लिखा था? इफ एनी। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है, यहां तक कॉपी करो। चले नौजवानों, बढ़े क्या आगे? जिन बच्चों ने P1 निकाल लिया वो जरा ऐसी तरीके से P2 के भी निकाले। ऑनलाइन वाले बच्चों जाग रहे हो? तलहा अहमद बेटा दूसरा को उसकी P2 की निकाल। वो किरण होगी ना, किरण को बोल निकाल देगी फोटोकॉपी। बोल नहीं है तो फिर मिनिमला के पास होगा, उससे करा के दे बात करके। सही है, जल्दी। हाँ बोल। तला अहमद कह रहे वो भी डन, बहुत तेज हो रहे हो। कितना आ रहे है भाई ये मुझे बता के? P2 क्या? वैल्यू न्यूज कितनी आ रही है? जिस बच्चे ने निकाल लिया, बाकी सुकून से कॉपी करें सर। इन तीनों का टोटल 125.8 आ रहा है। पक्की बात है? कितने लोगों का आ गया ये? पक्का? 125 तो आप बताएं भाई। इंपेयरमेंट कितनी आ गई? 14। ऐसा ही है। इंपेयरमेंट 160 माइनस, बता दें सर, 160 माइनस 140। पक्की बात है? अब सर नौजवानों यहां तक किसी को कोई भी सवाल तो पूछ सकता है। क्या कह रहा है? अभी एनयूडी से बता रहा हूं, टेंशन ना ले। यहां तक पक्की बात है? सब बच्चे क्लियर हैं? सेम है ना? सवाल है उसने लिखा हुआ है, देखो ईयर 1 2 3 हर साल इतने आएंगे। गौर से पढ़। एनुअल सही है।
ठीक है नौजवान सर, अब सब बच्चे यहां तक क्लियर है? तो सर कितने लोग हैं जो क्लास का काम घर पे जाके वापस एक दफा करते हैं? हाथ उठाएं। नहीं करना है। क्यों सर? देखिए जिंदगी क्लास में अच्छे से समझो, एंजॉय करो। हाँ, घर पे जाके एक चीज जरूर करना रिवीजन में, रिवाइज करते हुए नहीं कि यार देखो, एक बात मैं हमेशा कहता हूं एज अ टीचर, कोई भी टीचर हो यार, हमें जो है ना सबको पढ़ाना है तो हम बोर्ड पे बहुत डिटेल वर्किंग करेंगे, लेकिन अगर तुमने ये डिटेल वर्किंग करना शुरू की ना तो चांसेस है कि अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो है तो तुम्हारा सीए का पेपर पूरा ना हो। आईकेप का पेपर ऑन एवरेज मेजॉरिटी बच्चा 80 से 85 नंबर का कर सकता है, ये बात लिख लो। मेजॉरिटी बच्चे का 15 नंबर का पेपर, यकीन ना आए जो बच्चे अभी FAR2 में, उनसे पूछना कि भाई कितने नंबर का पेपर हुआ, तो मेरे बच्चे होंगे तो उनको तो मैंने जुगाड़ कर लिया होगा, लेकिन अगर कोई बच्चे ने मुझसे नहीं पढ़ा होगा FAR1 तो आप उससे पूछिएगा कि भाई कैसे होता है, तो बच्चा बोला सर 15 नंबर का छूटता है। क्यों छूटता है? हमारी बेवकूफी से आए। सर ये वर्किंग क्लास में मैंने आपको समझाने के लिए की, सही है। अगर मैं पेपर में होता ना, अगर नहीं मैं पेपर में होता तो ये वर्किंग मैं कैसे करता, ये मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ सैंपल के तौर पे। आपको घर पे जाकर ऐसे ही करना है। मैं P1 की वर्किंग वापस कर रहा हूं, 1, 2 और 3। अगर मैं पेपर में होता तो मैं इस वर्किंग को कैसे करता? मैं डायरेक्ट उठाता फिगर नेट कैश फ्लोस की, ये मैं P1 की बता रहा हूं, 94 नेट कैश फ्लोस यूज वाले, और मैं कहता नेट कैश फ्लोस डिस्पोजल के मैं उठाता डायरेक्ट कि भाई बेचूंगा तो 8 रुपए आएंगे, इस पे कॉस्ट कितनी लगेगी? 6। सही है सर। और मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू अब कैसे निकालता, ये देखना है सब बच्चों ने। मैं इसको टोटल भी नहीं करता हूं, मैं कहता यार ये जो 94 है ना, ये बात आपने पढ़ी हुई होगी, नहीं भी पढ़ी तो अभी सुन लें कि सर अगर हर साल इक्वल कैश फ्लोज हो, हर साल, तो यहां पर मैन्युटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हर साल इक्वल कैश फ्लोज हो तो यहां पर हम एन्यूटी का फॉर्मूला, तो एन्यूटी का फॉर्मूला याद है, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। तुमने कौन सा पढ़ा है? कितने लोगों ने ये वाला पढ़ा है? कोई भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? क्यों यार? तो चलो वो अलग बात है, पेपर से निकलते हो तो बता दे मुझे। मैंने तो यही वाला पढ़ा है बचपन से। 1 प्लस आई, मैं समझ गया तूने कौन सा पढ़ा है, जरा जा। अब बता के इसमें 1 प्लस यहां पे लिखो आई, बस पावर एन, ओके यही चीज पढ़ी है ना? इन दोनों का मसला है ना भाई, पक्की बात है। चलो मैं तुम लोग एक चीज जिंदगी में, अब इसको बोल के इसको याद कर लेना, क्योंकि आईकेप आगे जाके ना ये वाला फॉलो कर रहा होता है, तो इसमें परेशान, तो आंसर सेम ही आएगा, सही मोर और लेस, लेकिन सही है। हम इस अब आते हैं, यहां तक हम क्लियर है सर? माइनस n यहां पर ये n, सही है। अब आए सर, अगर हर साल याद रख लें इक्वल कैश फ्लोज होंगे तो ये अप्लाई होगा। सर सुनना है, 94 अगर हर साल ये कैश फ्लोज होंगे तो ये अप्लाई होगा। अगर ये 94 होता है, ये 90 80, तो फिर हमें वही कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाना पड़ता। अब हम आए 94 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना था? पावर माइनस डिवाइडेड बाई, इसका जरा बताओ, निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी? 233 पॉइंट, कॉपी नहीं करना अभी। और सर ये जो 6 था, ये तो 3 साल के बाद 1 साल ही हमें मिलेगी ना पेमेंट,
तो इसकी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू निकाल देता हूं, 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो इसका आंसर कितना आ गया? तो हमने कहा 233.76 प्लस 4.5, टोटल कितना हो गया? 238.26। सही है सर। फिर सुनना, मैं पेपर में अगर होता तो मैं इस तरीके से नहीं करता, मैं कहता यार हर साल कैश फ्लोज इक्वल है, नेट कैश फ्लोज लिखता, नेट कैश फ्लोज डिस्पोजल के लिखता, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखता, डायरेक्ट कहता कि भैया इस दिस, और यहीं पे मैं प्लस करके बता देता ये वाला फॉर्मूला, और जो है अपना इस तरीके से मैं निकालता। वजह क्या है सर, याद रखिएगा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई कैप की बात बता रहा हूं एग्जामिनर की। एग्जामिनर कहता है भाई देख, अगर तूने फॉर्मेट पे इस तरीके से क्या तेरा पूरा आंसर सही आ गया ना, मैं वर्किंग पे भी नहीं जाऊंगा, तुझे पूरे मार्क्स दे दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, अगर तेरा इसमें गलती होगी ना यहाँ पर किसी भी चीज में, फिर मैं जाऊंगा वर्किंग पे, और ऐसा नहीं कि अगर ये गलत है, तूने फिगर गलत लिखी है तो पूरे मार्क्स काटूंगा, फिर मैं वर्किंग पे जाकर देखूंगा कि यार तूने कैसी वर्किंग की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर ये वर्किंग की और एग्जामिनर ने देख लिया कि यार बच्चे ने 94 के हिसाब से तो सही वैल्यू निकाली, यहां पर गलती कर दी, ये वैल्यू 10 निकाल ली, 8 निकाल दी, तो वो आपके अगर इसके 3.5 मार्क्स थे तो इसका खाली 1 मार्क्स काटेगा, 2.5 नंबर फिर भी आपको देगा। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारी वर्किंग्स क्यों हेल्प करती हैं हमारी, अगर हमने कोई मेन आंसर में गलती की हो तो हमें मार्क्स देने के लिए कहां जाएगा? तो वर्किंग बस हमारी इस काबिल होनी चाहिए कि उसको समझ जाए। अब अगर वर्किंग में हम लंबी करेंगे तो सर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, उसका तो तुम लोगों ने घर पे जाके सिर्फ सवाल को एनालाइज करना है, देखना है कि यार सर ने, मैंने कराया, सर काजी ने, किसी ने भी इसको करवाया, सर ने हमें समझाने के लिहाज से बहुत लंबा करके बताया। मैं वर्किंग को कैसे शॉर्ट करूंगा कि यार मार्क्स भी पूरे मिले और टाइम भी कम लगे, बस तुम्हें इस चीज की आदत डालनी है। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो जिन बच्चों को, फिर मैं तुम्हें एक फैक्टर का समझा दूंगा जो इसने दिया हुआ था। सर चीजें आसान होती है, हम परेशान होते हैं, टेंशन नहीं लिया करें। बताए मुश्किल था ये, इंपेयरमेंट के सवाल आसान ही आते। तुम लोगों ने दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखी भाई, दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखी, यही आंसर आ रहा है? नहीं सर, गलत लिखा है। क्यों? तुम लोगों ने ड्यू उसका है, जो एडवांस वाला फॉर्मूला तो नहीं बता रहे मुझे। है वही चीज, कॉमन नहीं है। मिटा दे यार, नॉर्मल बच्चा, इसको याद कर लो बस। तुम लोग जिंदगी में ना आगे क्यूटी में जो तुमने गुनाह किए ना उनको भूल जाओ, सही है? सर वजह ये होती है कि देखिए, नहीं मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां पर तुम्हारा, यहां पर याद रखना, क्यूटी वो वाहिद सब्जेक्ट है तुम्हारा पीआरसी का, क्यूटी जो कि तुम्हें अकाउंटिंग के बाद जो कि तुम्हें यहां पर बहुत काम आएगा, वो FAR2 में भी मैथ्स घुमाता है। कॉस्टिंग तो है ही, तुम्हें लगेगा मैथ्स का पर्चा दे रहा हूं मैं। कितने लोग क्लास में बैठे जिनको पाकिस्तान से बाहर जाना है, हाथ उठाए माशाल्लाह। और कितने लोग कहने बोले सर कुछ भी हो जाए, जीना है मरना है पाकिस्तान में है। ये जो अभी हाथ उठा रहे ना, यकीन माने इनमें से भी 90% बाहर होंगे। पाकिस्तान सही है, ये बहुत सारे लोगों के, मेरे दोस्तों के जज्बात थे, और आज कहते हैं कि यार हमारा तो कोई भी यहाँ पर नहीं बचा है। अभी 3 भाई थे, तीनों ने CA किया, एक भाई US में, 2 भाई सऊदिया में, अम्मा अब्बा कभी सऊदिया कभी US। और जो है, और वो यही कहते थे कि यार मतलब समझे मेरे मतलब बोलते थे, वो बोलते हैं अब पाकिस्तान में क्या करना है, कोई है ही नहीं यार। और बोलते हैं पप्पो खा लें, इनके लिए थोड़ी आऊंगा मैं पाकिस्तान, सही है? उन्होंने बोला यार अब अम्मा अब्बा अगर सऊदिया में, तो वो अब छुट्टियों पे भी, अमेरिका से मेरा दोस्त है जिगरी, बोलते सऊदिया जाता हूँ, मतलब हज उमरा भी हो जाता है, और अम्मा अब्बा से भी मिल लिया, भाइयों से भी मिल लिया। और ऐसे सर मल्टीपल लोग हैं। आपको पता है अभी टीचिंग फील्ड में आसपास के इंस्टीट्यूट में से एक टीचर जो कॉस्टिंग और MFA पढ़ाते थे वो चले गए हैं, UK शिफ्ट हो गए, सही है? और एक टीचर
वहां जा रहे हैं आयरलैंड जनवरी में। समझ रहे हैं आप? तो ये तभी तो स्मार्ट क्लासेस के और सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई टीचर्स ने कहा कि हमें, अब यहां पर टीचर्स सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करें, कोच करते। हाँ नहीं, कैफ के बाद नहीं, सीए के बाद। अब इतना भी अच्छा नहीं है। आईकेएफ ने स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान से बाहर की आर्टिकलशिप है ना, बच्चे के अगर फर्म्स चाहें तो, किसी फर्म ने भी अप्लाई नहीं किया, मांगा, बोला हमें नहीं चाहिए। मजा पता है क्या? गोरा कहता है भाई एक बच्चे को लेके सिखाना है ना, मेरे को बहुत भारी पड़ता है। वो बोलता है इसको तुम पूरा सीए तुम कराओ, सिखाओ तुम, सीखा सिखाया बच्चा मुझे दे दो, पैसे अच्छे दूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे से 10 का काम करा लूंगा, लेकिन मैं सिखाने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो बच्चे खुश हो गए, तो हम जाएंगे, हम दुबई में आर्टिकलशिप करेंगे। केपीएमजी पीडब्ल्यूसी दुबई ने कहा हमें नहीं चाहिए, सिखा के तुम भेजो। सही है, सिखाओगे तुम, हम सिर्फ जो है इनसे। तो याद रखें ये सी आपको सिखाएगा सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही, पाकिस्तानी फर्म। चले सर, यहां तक हम क्लियर है? चले सर, अब आता हूं आईकेएफ में। कहता हूं इस सवाल में शरीफ था, अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं सवाल में, अच्छा ये तेरा हैंड आउट था भाई, हैंड आउट किस किस के पास नहीं है उनके लिए हैंड आउट है भाई। आईकेएफ भाई कौन थे सर? शरीफ थे। अगर मैं आईकेएफ होता, ऑनलाइन वाले नौजवान हो तुम भी, अगर मैं आईकेएफ होता तो सर मैं यकीन माने कभी भी आपको इस सवाल में रेट नहीं बताता। आए आखिरी लाइन, अगर मैंने पेपर बनाया होता तो मेरा जो आखिरी लाइन है वो शुरू होती, मतलब वो लिखती डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 आर 0.909, 0.826 एंड 0.751। मैं रेट बताता ही नहीं। आप समझ रहे हैं सर? अगर मैं होता रेट बताता ही नहीं। क्यों सर? मुझे चेक करना होता कि बच्चे ने सही काम किया भी है कि नहीं। अब कोई भी कॉपी नहीं करेगा। नौजवानों सर, अगर मैं इसके ये मिटा दूं, ये मिटा दूं मैं सर, अगर हमें रेट सपोज करें इस सवाल में नहीं दिया हुआ होता तो सब बच्चे प्यारे और अच्छे 94 मल्टीप्लाई बाई 0. इसी तरीके से 94 दूसरे साल का मल्टीप्लाई बाई 826, इसी तरीके से 94 मल्टीप्लाई बाई 0.7। अब देखिए सर, इसका आंसर वही आएगा तकरीबन, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क हो सकता है। 238 पॉइंट, समझ रहे हैं सर? अब सर ये 0.909 कैसे निकला? ये 0.909 जो है ये है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 1। इसी तरीके से ये 0.826 से सर ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2। सही है सर? तो अब आप समझे सर, अगर आईकेएफ चाहे किसी दिन रेट ना दे और तुम्हें ये फैक्टर दे दे 0.909, तो तुझे याद रखना है, तुझे सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सही है सर? यहां तक हम क्लियर हैं? तो सर इस सवाल का हम लिखेंगे लर्निंग आउटकम। तुम्हें लोगों को पता नहीं मुझे बताया नहीं बताया कि सर देखो मैंने क्या कहा, मैं जो है ना, सिंपल सी बात है, मेरी कोशिश होती है कि तुम लोगों को पेपर के लिए तैयार करूं 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करना है। तुम डोमेस्टिक में सेंचुरियां बनाओ, इंटरनेशनल मैच में लाएं, नहीं चल पाओ। आजकल जो हमारे कैप्टन के साथ हुआ है, छोटी टीमों के खिलाफ तो 150 रन, वार्म अप में तो रन बना रहे हैं, और मेन मैचेस में फायदा नहीं ना सर। अगर बाबर की फॉर्म यही रही तो टीम से बाहर होगा। अगले 2 साल में अगर बाबर की किसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं आती तो सर क्या होगा? बाहर होगा। अल्लाह करे इंशाल्लाह आ जाए। तो सर देखें, असल चीज क्या होती है कि भाई तूने क्लास में तो पढ़ा खामोशी, लेकिन पेपर में परफॉर्म किया।
आईकेप के जो ड्रॉप आउट है वो उन बच्चों से भरे पड़े, क्लास में तो चीते, पेपर में नहीं परफॉर्म कर पाते। वजह क्या होती थी सर? एग्जाम में प्रेशर, पैनिक हो जाना, और उसी को मुझे तुम्हें सिखाना है ना सर, तो याद रखें। इसीलिए अच्छा, वो प्रेशर पैनिक क्यों होता है आपको अभी पता चलेगा। आखिरी दिन रिवीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपसे रिवाइज नहीं हो पाती चीजें, क्यों? क्योंकि किसी ने आपको सिखाया नहीं है कि भाई आखिरी दिन बैठ के हर सवाल पूरा नहीं देखना होता। अब आखिरी दिन बैठ के तो ये सवाल नहीं देखेगा। हाँ, इसका एक लर्निंग आउटकम लिख लो। लर्निंग आउटकम में कुछ सवाल पे लिखाऊंगा कि इस सवाल में भाई मेन बात ये, वो बात अगर तूने दिमाग में रख ली तो बस तूने लर्निंग आउटकम पढ़ना है। आखिरी दिन तुझे वो बात क्लिक हो गई कि हाँ यार ये बात थी, इसके बाद इस सवाल को आखिरी दिन देखना ही नहीं है, आखिरी दिन अभी घर जाके देखना है। सही है सर? तो इसका लर्निंग आउटकम लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू थ्रू एनयूटी, लर्निंग आउटकम नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू थ्रू एनयूटी, लर्निंग आउटकम नंबर 1। हमने इसमें देखा कि अगर हम एनयूटी के थ्रू भी जाएं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखेंगे इसका, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू थ्रू डिस्काउंट फैक्टर। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू थ्रू डिस्काउंट फैक्टर। क्या हम क्लियर है सर यहां पर? चलें सर अब आगे बढ़ते हैं। मुनीर भाई की क्लास कितने बजे? पक्की बात है? मुनीर भाई की क्लास 11:15 है, 11:30 नहीं है? वो तो आप भी जल्दी जाते हैं। अच्छा, एक सवाल देना होमवर्क जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। नौजवानों, पेज नंबर 8 पे सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर अटेम्प्ट लिख लें जी। एप्रीकॉट, ऑटम 2019, ऑटम 2019, क्वेश्चन नंबर, हाँ, PQR एप्रीकॉट लिमिटेड, FAR2 में आखिरी पूछा गया था ये सवाल, और इसके मार्क्स देखें, और जो तुमने पुराना किया है उसके कितने? 11। सीए मैंने क्या कहा था, आगे बढ़ते जाओगे मुश्किल होता जाएगा। सही है सर? ये सवाल आप सब ने घर से लाजमी अटेम्प्ट करना है, कल मैं इसको क्लास में शुरू करवाऊंगा। सही है सर? अच्छा, अब हम आएंगे, सबकी तवज्जो इधर, स्टोरी टाइम। नहीं तो कितने लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, देखें जो बाहर जाएंगे ना तो वो 90% चांस है कि वो जॉब ही करेंगे। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। हाथ उठाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में तो बिजनेस करना तो सब चाहते हैं, पर मैं कहता हूँ हर एक की नेचर नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके अंदर बिजनेस करने की सलाहियत है, उसको आप असेस कैसे करेंगे सर? उसको आप असेस करेंगे कि अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है। पहली क्वालिटी होनी चाहिए जिंदगी में कि आप, शायद अजीब सी बात लगे आपको, कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आदमी ना हो। मतलब अगर आपको हर चीज जिंदगी में टाइम पे चाहिए, टाइम पे खाना सोना, हाँ मजहबी काम अपने नमाजें वगैरह आप टाइम पे पढ़ें, तो सर जो आप बिजनेस में शुरू के सालों में डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते। नौकरी में रह सकते हो आप, बिजनेस में सर कभी कभी जो है ना, रमजानों में मेरा रूटीन ये था, कभी मैं ज़ोहर में उठता था और कभी मैं फजर के बाद सोता ही नहीं था। फजर के बाद मीटिंग्स होती थी कभी। तो आपका रूटीन शुरू के सालों में तो बिजनेस में सेट हो ही नहीं, डिसिप्लिन आप बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, हर आदमी बिजनेस, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस करके स्ट्रेस में आते हैं, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ सर, आप है ना रिस्क टेकिंग बच्चे होने चाहिए। अब रिस्क टेकिंग कौन होता है? मैं आपको रिस्क टेकिंग बच्चा कौन होता है सर? रिस्क टेकिंग बच्चा वो होता है, नहीं बिना पढ़े नहीं, वो गधा होता है। अच्छा सर एक मिनट दे दे। रिस्क टेकिंग बच्चा वो होता है जो कि
अगर उसका कभी कभी कोई एक आध क्लास ऊपर नीचे हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा पड़े, बोलते यार ले लूंगा मैं अगली क्लास से पहले, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, कुछ भी सुन लूंगा, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी ना हो। कभी स्कूल में भी आपने छुट्टियां की हुई हो, कभी स्कूल में, कभी नहीं, अक्सर वो जो फजूल में 2 महीने की छुट्टियों में होमवर्क मिलता हो वो आप नहीं करके जाते हो। आपका माइंड कहता हो कि भाई मतलब कभी कभी करने हो, कभी कभी ना करें, क्या यार मार खा लूंगा 1 दिन 2 दिन, सुन लूंगा भाई, 60 दिन थोड़ी बर्बाद करूंगा। आप सर एक बात मैं बताऊं, एक किताब है, सब बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ी ना लाजमी पढ़िएगा, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड। सर वो किताब में ना उसने बड़ी बताया कि सर देखिए ये जो आदमी होता है ना, जो मैंने कहा आप देखें, और एक बड़ी अच्छी बात सुना, जो दुनिया में जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो धंधा ज्यादा क्रिएट करते हैं। क्योंकि सर देखिए जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका माइंड उनको दे देते, अरे भाई तेरा तो फ्यूचर सिक्योर है, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब जो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने पढ़ा तो है नहीं, जिंदगी में उन्होंने जो काम पढ़ने गए थे वो तो तफरी में गुजार दिए, अब कमाना तो उनको भी आगे जाके, अब वो बोलते हैं यार क्या करें। वहां से उनका माइंड शुरू होता है। और अगर आपने ये माइंड शुरू करना चालू कर दिया ना, इसको यार मैं इस्तेमाल करूं, तो आप यकीन माने आपका दिमाग बहुत अच्छा। देखें पढ़ाई बुरी चीज नहीं, मैं कहता हूं अभी जितने भी हम लोग माशाल्लाह सीएज हैं, सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। सर मैं ऐसी बात करूं, मेरे पास घर में जो है ना सीए की फीस के पैसे नहीं थे, अम्मा ने सोना बेचा अपना, फीस भरी, और ऐसी आपको लातादाद कहानियां मिलेंगी। ऐसा नहीं पढ़ाई, हाँ, लेकिन सर इस सब के बावजूद भी जो है ना आपके अंदर एक रिस्क एपेटाइट हो, आप बोलो भाई मैं ना मतलब थोड़ा तो रिस्क लूंगा। तो बिजनेस करना है तो आप थोड़े से डिसिप्लिन वाले इतने ज़्यादा ना हो, मतलब अगर आप रूटीन फॉलो करने वाले हैं तो खत्म, टाटा बाय बाय, आप बिजनेस में आके परेशान होंगे, क्लाइंट आपके हिसाब से नहीं चलता। दूसरा कि आप जो है थोड़ा सा रिस्क लेने वाले हो। और सर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ऊपर वाले पे भरोसा बहुत होना चाहिए। सर ये पॉइंट ये है कि आपको नहीं पता होता, कभी कभी हम बैठे होते हैं, हमें नहीं समझ रहा होता कि यार अगले महीने की सैलरी कैसे निकालें, अल्लाह निकलवा देता है। तो सर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने आपको क्वालिटीज, अगर क्वालिटीज नहीं है फिर बताऊंगा कि सर जरूरी नहीं बिजनेस, कल बताऊंगा कि आदमी इसके अलावा और क्या कर सकता है। दुनिया में बिजनेसमैन सबसे खुश आदमी नहीं है, सही है, खुश आदमी कौन है वो बताऊंगा। हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा। कल की क्लास 9:45 बजे है ना, कल 10 बजे आ जाऊंगा इंशाल्लाह, सही, 10 बजे पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज।